हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशाज़ हब। होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, दिशाज़ हब में जैसे कि पिछला जो वीडियो था हमारा इंश्योरेंस का, वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। मतलब बहुत ही नॉलेजेबल लगा और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए कि मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने ये बोला है कि इंश्योरेंस के बारे में अगर और भी कुछ है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा और भी नॉलेज है तो वो भी आप शेयर कीजिए। तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम हैं आपके लिए। आप कि जो भी जो भी सवाल होंगे उन सभी का जवाब देने के लिए हम एकदम रेडी हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आज जो है पिछला जो हमारा वीडियो था दोस्तों, वो इंश्योरेंस का था। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस की पूरी मीनिंग मैंने उसमें कवर किया था, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपने इन केस नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लिखने वाले हैं दोस्तों। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या बायर हैं या फिर सेलर हैं, आप प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही इजी और आसान भाषा में एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जानते हैं तो हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है कि जब भी आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो भी कुछ पूछ रही है उसका आपको सब कुछ सच सच बताना है। उससे आपको कुछ भी हाइड नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी हाइड किया, कुछ भी चीज़ छुपाया, इसका मतलब कि ये है कि आप इस प्रिंसिपल का वायोलेशन कर रहे हैं, यानी कि इसे तोड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपकी हेल्थ के बारे में, तो आपकी जो भी हेल्थ है, जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी कोई डिज़ीज़ है आपको, या अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स सच सच बतानी है। इसी प्रकार से आपकी इनकम कितनी है सालाना, वो भी आपको बतानी है। फैमिली हिस्ट्री, आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी को कोई भी टाइप की डिज़ीज़ हुई है जो इंश्योरेंस कंपनी पूछती है, अगर उस टाइम कोई डिज़ीज़ उनको हुई है तो वो भी आपको बता देनी है। इसके अलावा आपको अपनी एज के बारे में भी बताना है, और आप कहाँ पे काम करते हैं, कौन से इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उस इंडस्ट्री में कितनी रिस्क है, इसके बारे में भी आपको सब कुछ सच सच बताना है। आपको सब कुछ सच सच बताना है। आपको कुछ भी नहीं छुपाना है उनसे। जो भी है, जो भी बातें आपको क्लियर कट सब कुछ उनको सच सच बताना है। इसके साथ ही अब हम सेकंड प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसी व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिनके खो जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। इंश्योरेंस कोई मेंटल लॉस या इमोशनल लॉस की भरपाई नहीं करता है। इंश्योरेंस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसलिए क्या है कि दोस्तों, अपने बच्चे का, आप अपने बच्चे का, अपने वाइफ का, अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस तो करवा सकते हैं, लेकिन अपने किसी पड़ोसी के बच्चों का या अपने दोस्त का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे या किसी दोस्त के खो जाने से या उनकी डेथ हो जाने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। हो सकता है कि आपको इमोशनल लॉस हो, लेकिन फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। इस कारण क्या है, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और आप अगर कार इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप अपनी कार का इंश्योरेंस तो करवा सकते हैं, लेकिन किसी पड़ोसी की कार या आपकी ऑफिस की कोई कार है तो उसका इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही कंपेंसेशन मिलेगा जितना उस वस्तु की कीमत है। उससे ज़्यादा आपको कंपनी से कंपेंसेशन नहीं मिल सकता। यानी इंश्योरेंस एक
प्रॉफिट कमाने का कोई जरिया नहीं है। इंश्योरेंस सिर्फ जितना लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए आपने कुछ चीज़ लिया है और उसमें कुछ लॉस हुआ है आपको, जैसे कि आपका कार है मान लीजिए, और आपने 5 लाख का कार लिया है, तो आपका मैक्सिमम इंश्योरेंस जो कार का हुआ 5 लाख का हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आप मैक्सिमम 500 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपका 5 लाख रुपया अगर आप कमाते हैं उसके कारण अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितना फाइनेंशियल लॉस होगा वो कैलकुलेट करेगी। एक्चुअल इंश्योरेंस कैलकुलेट करके वो डिसाइड करते हैं कि 5 लाख इनकम वाले को कितने तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको इंश्योरेंस मिलेगा। इसी प्रकार से आप 5 लाख की कार के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा आप जब ये कार इंश्योरेंस लेते हैं तो आज 5 लाख है, अगले साल कार का इंश्योरेंस 4,50,000 का होगा, उसके अगले साल फिर 45,000 का होगा। इस प्रकार हर साल 10% का डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस में लगता है, कार में लगेगा, और कार की वैल्यू जैसे तैसे कम होती जाएगी। इंश्योरेंस की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जितना फाइनेंशियल लॉस उतने तक का ही इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा 4th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जब भी हम 2 इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस लेते हैं, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है जिसका आप 40 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी से न करवा के आप 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी लें। तो आप चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी ए के पास और यहाँ से 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, और फिर जाते हैं कंपनी बी के पास, यहाँ से भी 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी आपने 40 लाख का इंश्योरेंस करवाया। अब क्या होता है, अगर आपके बिल्डिंग में आग लगती है और आपको टोटल 20 लाख का फाइनेंशियल लॉस यहाँ से हो जाता है, आप इंश्योरेंस कंपनी ए के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको 20 लाख का लॉस हुआ है, और क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी ए के पास से 20 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपने कंपनी ए से 20 लाख का क्लेम किया और कंपनी ए आपका 20 लाख का क्लेम पास कर देगी, आपको 20 लाख रुपया अब आपको मिल गया। अभी क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी ए है, उसको पता है कि आपने प्रॉपर्टी का किसी और कंपनी से भी इंश्योरेंस करवा रखा है और वो भी इक्वली ही उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी ए है वो इंश्योरेंस कंपनी बी के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि भाई ये 20 लाख का लॉस आया था जिसमें 50-50 हम लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये उस कंपनी से 10 लाख का कंट्रीब्यूशन मांग सकती है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है ये लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया है उस प्रॉपर्टी के बारे में, मान लीजिए फुल क्लेम ले लिया है,
उस प्रॉपर्टी पे अब आपकी ओनरशिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओनरशिप राइट्स जो है आपके वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कार है, बाइक है, वो डैमेज हो गई है कम्प्लीटली या चोरी हो गई है, उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना आपका इंश्योरेंस अमाउंट है उतना पेमेंट आपको कर देती है। अब अगर वो कार मिल जाती है वापस, या उसका जो भी स्क्रैप है या उसको इंश्योरेंस जो भी है उसको इंश्योरेंस कंपनी बेच सकती है। उससे जो भी इनकम होगी वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख सकती है। या आपकी चोरी हुई कार अगर वापस इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस कार को बेच करके जो भी मतलब पैसा मिलेगा वो अपने पास रख सकती है। आपका उस स्क्रैप पे या चोरी की हुई जो कार जो वापस मिली है उस पे कोई अधिकार नहीं रहता। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हम लोग इंश्योरेंस करवा कर बैठ जाएं और जब हमने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लिया होता है तो हम उसे इतना लाइटली लेते हैं कि हमने किसी कार का इंश्योरेंस करवा रखा है तो कार को मतलब कहीं भी हम खड़ा कर सकते हैं, या अगर चोरी हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि इंश्योरेंस वाले आ ही जाएंगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन क्या कहता है कि इंश्योरेंस बायर है उसको पूरे इफ़ोर्ट्स लगाने चाहिए, जो भी बायर है उसको पूरे इफ़ोर्ट्स लगाने चाहिए ताकि जो लॉस हो वो कम से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कार में आग लग गई है तो आप बैठ के कुर्सी लगाकर तो उसे नहीं देख सकते ना कि चलो भाई मैंने अपना काम कर लिया, इंश्योरेंस करवा रखा है तो मुझे क्या है, ये तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी और हमें पेमेंट कर देगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर से कार को आपको बुझाना है, पानी डालना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है। लेकिन कार का जो लॉस है उसको मतलब मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ जो है हमारा छठवां प्रिंसिपल यही था। अब आगे बढ़ते हैं हम। सातवां प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, यानी कि नियरेस्ट कॉज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं लॉस के। जैसे मान लीजिए एक शिप है, वो शिप पानी के अंदर खड़ा है और उसमें सी वाटर से डैमेज का जो गुड्स है उनका इंश्योरेंस आपने ले रखा है। लेकिन क्या होता है वहाँ पे चूहे आए, चूहों ने क्या किया, जो शिप थी उसमें होल कर दिया और उस होल के कारण पानी अंदर आ गया। शिप के अंदर और भी क्या है उसने डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पे दो रीज़न रहते हैं इंश्योरेंस के। पहला रीज़न है चूहे जिन्होंने होल किया, दूसरा कारण है पानी अंदर आया और जो गुड्स है वो डैमेज हो गए। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट कॉस्ट जो लॉस का था वो था सी वाटर, क्योंकि सी वाटर के कारण ही जो गुड्स हैं वो डैमेज हुए। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट कॉस्ट होगा वो देखेगा। अगर यहाँ पे आपने सी वाटर से इंश्योरेंस ले रखा है, सी वाटर के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले रखा है, तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा जहाँ पे एक या एक से अधिक रीज़न होते हैं लॉस के, वहाँ पे यूज़ किया जाता है और देखा जाता है कि क्या नियरेस्ट कॉज था लॉस का। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आगे ऐसे ही बहुत ही अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँगी मैं आपके सामने ओनली ऑन दिशाज़ हब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।